गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर जीएस रिसर्च सेंटर पर। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का जो है पोएम है, बहुत शानदार पोएम है स्नेक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्नेक पोएम जो लिखा गया है डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा है। डी.एच. लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हार्वर्ट लॉरेंस है। तो ये स्नेक के बारे में पोएम लिखा गया है और ख़ास करके हम डी.एच. लॉरेंस के बारे में बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे डी.एच. लॉरेंस के बारे में। आप मेरे इस चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस पोएम में। डेविड हार्वर्ट लॉरेंस के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म 1885 में, जैसा कि आप जानते हैं 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। तो 1885 में जो है डेविड हार्वर्ट लॉरेंस का जन्म हुआ था और मृत्यु जो है 1930 में हुआ था। तो डेविड हार्वर्ट लॉरेंस एक पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एसेइस्ट थे, कहा जाए तो कवि, उपन्यासकार, लघु कथाकार और निबंधकार थे। इनका अगर देखा जाए तो अपनी जो है कुलीन और शिक्षित माँ और उनके खानदान में काम करने वाले उज्जर पिता के संघर्ष के बीच बड़े हुए। मतलब इनके पिताजी जो थे थोड़ा झगड़ालू थे, अच्छे स्वभाव के नहीं थे, और माँ शिक्षित थी, तो उसी के बीच संघर्ष हमेशा चलता रहता था। तो उसी बीच जो है उनका जन्म हुआ था। अगर देखा जाए तो उनका जन्म जो है खनन गांव जो है ईस्टवुड के नॉटिंघमशायर में हुआ था। इनका जन्म एक युवा के रूप में जो है यहाँ पर थे वो। और लॉरेंस ने अपने शराबी पिता के रूखे बर्ताव को ठुकराया, क्योंकि उनके पिताजी शराबी थे, डी.एच. लॉरेंस के पिताजी, और उनके बर्ताव को इन्होंने ठुकरा दिया और अपनी माँ के परिष्कृत मूल्यों को अपना लिया। माँ जो है अच्छा परवरिश कर रही थी, रिफाइंड वैल्यूज दे रही थी उसे, तो उसको उसने क्या किया, स्वीकार कर लिया। हालांकि जब वे लेखक के रूप में परिपक्व होने लगे तब उन्होंने अपनी माँ की सज्जनता को अस्वीकार कर दिया। जब वो लेखक बन गए, लेखक के रूप में परिपक्व होने लगे, तो माँ की जो सज्जनता थी उसको भी उसने अस्वीकार कर लिया और अपने पिता के अश्लीलता को एक गुण के रूप में देखने लगा। जब वो बड़े हो गए, लेखक के रूप में हो गए, तो पिता की जो अश्लीलता थी उसको उन्होंने एक गुण के रूप में देखने लगे। उन्होंने मनुष्य में निहित सहज शक्ति को दिखाने की कोशिश करते हुए जो आदिकाल का हो और मूलभूत जुनून के बारे में लिखा हो, जो जीवन में खुशी ला सकती है, उसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अपने लेखन में अगर देखा जाए तो वह सहज ज्ञान के विजेता के रूप में उभरे। उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ, उनके महत्वपूर्ण जो है रचनाओं में शामिल है कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई जो कुछ वर्क्स है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो 1919 में लिखी गई थी। उसके बाद है आपका वाइट पीकॉक जो 1911 में लिखी गई थी, द वाइट पीकॉक। और द ट्रेस पासर जो है वो आपको 1912 में लिखी गई। और सन्स एंड लवर्स जो है जो लिखी गई आपको 1913 में। और सबसे ज़्यादा विवादित रहा सन्स एंड लवर्स जो है, इसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा किया गया है। जब छोटा बच्चा अपना माँ से बहुत ज़्यादा, एक मेल चाइल्ड जब माँ से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है तो उसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स करते हैं। जब पिता जो है लड़की के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव होता है तो उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो आपने देखा कि सन्स एंड लवर्स में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा किया। सन्स एंड लवर्स जो है डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई बहुत ही विवादास्पद जो है नोवेल है। उसके बाद आप बात करेंगे द रेनबो, लिखा गया इनके द्वारा। प्लम्ड सरपेंट लिखा गया। लेडी चैटरलीज लवर्स लिखा गया। अब प्रेजेंट पोएम जो प्रस्तुत करता है द स्नेक में जो है, लॉरेंस आदिम जीवन के मूल्यों को उजागर करते हैं और आधुनिक सब जीवन की झूठ और नकलीपन को नकारते हैं। मतलब कवि जो है आदि मानव के समय को एक्सेप्ट करते हैं, उनके मूल्य को उजागर करते हैं। जो आधुनिक सभ्य जीवन में जो है झूठ है और नकलीपन है उसको नकारते हैं। इस कवि में एक स्नेक, इस पोएम में जो है एक स्नेक है जो पानी पीने के लिए जो है वो लेखक के जलपात्र पर आता है, और उसी दोनों के बीच जो क्या क्या होता है उसी के बारे में इस पोएम में बताया गया है।
एक दिन की बात है, ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रो, एक सांप मेरे पानी से भरे नाद के पास आया। पानी, वाटर ट्रो का मतलब होता है यहाँ पर जलपात्र। अगर हम वाटर ट्रो की बात करें तो वाटर ट्रो का मतलब होता है जलपात्र। जलपात्र का मतलब क्या होता है? जलपात्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पर लोग पानी पीते हैं, जहाँ पर नल का पानी गिरता रहता है, उसे हम वाटर ट्रो कहते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि ए स्नेक, कवि कहते हैं ए स्नेक कैम टू माई वाटर ट्रो, मतलब एक सांप जो है, एक सांप मेरे पानी से भरे नाद के पास आया। कवि ये कहते हैं ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट। कवि कहते हैं गर्म, बहुत गर्म दिन था। जैसा भी बहुत ज़्यादा गर्म दिन है तो जितने भी जीव जंतु हैं वो भी पानी के तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पैजामास फॉर द हीट, बहुत गर्म दिन था और मैं गर्मी के कारण पैजामा पहने हुए था। गर्मी के कारण क्या पहने हुआ था? पैजामा पहने हुआ था। कभी ये कहते हैं टू ड्रिंक देयर, है ना, टू ड्रिंक देयर, मतलब कभी को भी प्यास लगी हुई थी और उस सांप को भी प्यास लगा हुआ था, तो वो भी वहाँ पानी पीने के लिए गए थे। कभी भी वहाँ पानी पीने के लिए गए थे। देखिए आगे क्या होता है, इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री, है ना। कवि कहते हैं कि एक विशाल घने अद्भुत सुगंधित छाया वाले कैरोब के पेड़ की गहरी छाया में, है ना, वो जो चीज़ें थी जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि एक विशाल घने अद्भुत सुगंधित छाया वाले कैरोब के पेड़ की गहरी छाया में, यहाँ पर कैरोब की गहरी छाया में बात कर रहे हैं कवि। वहीं पर जो है एक जलपात्र लगा हुआ था, क्योंकि आप देखिए गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे लोग ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं और पानी पीने के लिए लोग जो है ज़्यादा पानी, प्यास ज़्यादा लगती है गर्मी के दिनों में, जैसा कि अभी देख सकते हैं आप। उसके बाद कवि कहते हैं I came down the steps with my pitcher and must wait and must stand and wait for there he was at the water trough before me। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं अपने लोटे के साथ सीढ़ी से उतरा, है ना। कवि कहते हैं कि मैं लोटे या घड़ा के साथ सीढ़ी से उतरा और मैं अवश्य इंतज़ार करूँ, खड़े होकर अवश्य इंतज़ार करना चाहिए, मुझे अवश्य ही इंतज़ार करना चाहिए खड़े होकर, क्योंकि वह वहाँ नाद पर मुझसे पहले पहुँचा था। पानी पीने के लिए पहले वो सांप मुझसे पहले आया था, इसलिए पहले उसे पानी पीने हमको देना चाहिए। हम जो है उसे, क्योंकि पहले आया था तो पहला चांस तो उसका बनता है, इसलिए उसे ही पहले पानी पिया देना। मतलब कवि ने, लेखक ने क्या किया, कवि ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो वाटर, उसके जलपात पर पहले पानी पीने के लिए वो सांप आया था और सेकंड कमर जो था कौन था, वो पोएट था। इसलिए उसने क्या किया कि पानी पीने के लिए चांस किसको दिया, सांप को कहा पहले आया, इसलिए कभी कहा कि हम वेट करेंगे, सांप हमसे पहले आया है तो सांप पहले पानी पिएगा, उसके बाद हम पानी पिएंगे। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom, and the trail his yellow-brown slackness soft valleyed down over the edge of the stone through। वह नीचे उतरा था मिट्टी के दीवार के दरार में बनी अंधेरे से बिल से। मतलब वह जो सांप जो आया था पानी पीने के लिए, वह मिट्टी के दीवार से बने हुए, मिट्टी का जो दीवार हो, तुम ऐसा देखते हो गर्मी के दिनों में वहाँ पर क्या बन जाती है, तो दरार बन जाती है, और उस अंधेरी जो है बिल से वो निकल करके आया था और अपने पीले भूरे से कोमल पेट को ढीला करके बल खाते हुए पत्थर के किनारे से होते हुए आया था। वो बिल से आया था और पीले भूरे से कोमल पेट को ढीला करते हुए बल खाते हुए जो है वो पत्थर के किनारे से होते हुए आया था। अब अगला जो है, अगला पेज में देखेंगे हम लोग। कवि कहते हैं एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप फ्रॉम द टैप इन ए स्मॉल क्लियरनेस he sipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into his slack long body silently।
यहाँ कवि कहते हैं कि और पत्थर के तली पर अपना गर्दन को रख दिया। आते ही वो जो वाटर ट्रोक का जो पत्थर का तली था वहाँ पर वो जो है अपना गर्दन को रख दिया, और जहाँ नलके से पानी टपकता था थोड़े से साफ सुथरे पानी में, जहाँ नलके से पानी टपकता था थोड़े से साफ सुथरे पानी में उसने घूंट घूंट पिया और अपने सीधे मुंह से बड़े आराम से पिया, और अपने मसूड़े से अपने ढीले से लंबे शरीर के अंदर खामोशी के साथ वो पिया। ये कहते हैं Someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting। कभी कहते हैं कि कोई मेरे पानी से भरे नाद पर मेरे से पहले आया था पानी पीने के लिए, और मैं दूसरे नंबर की तरह इंतज़ार कर रहा था। मैं जो है दूसरे नंबर की तरह इंतज़ार कर रहा था। देखिए एक पानी पीने के लिए वाटर ट्रो पर जो है एक स्नेक, और ये एक लेखक के साथ जो अनुभव लेखक के साथ जो हुआ है उसका अनुभव शेयर कर रहे हैं लेखक। अब आगे देखते हैं। इसमें कुछ बचा हुआ था। He lifted his head from his drinking as cattle do, and looked at me vaguely as drinking cattle do, and flickered his two forked tongue from his lips and mused a moment। यहाँ कवि कहते हैं कि उसने अपने सिर को भी पी करके उठाया, पी लिया, उसके बाद सिर को उठाया जैसे मवेशी उठाते हैं, और चारों तरफ वो देखा और मुझे तिरछी नज़र से देखा, जैसे पानी पीते हुए मवेशियाँ देखता है वैसे किया। जैसे मवेशी करते हैं वैसे तिरछी नज़र से उन्होंने भी उस सांप ने भी किया, और अपने होठ के अंदर से अपनी दो धरी जीभ को फरफराया, और एक पल सोच में मैं पड़ा, है ना, एक पल सोच में पड़ गया। And stopped and drank a little more, being earth brown, earth golden from the burning bowls of the earth on the day of Sicilian July with Etna smoking। और झुककर थोड़ा और पिया, वो जो सांप था झुककर और थोड़ा पिया। पृथ्वी जैसा भूरा होने, पृथ्वी जैसा सुनहला होने के कारण पृथ्वी के गर्भ से निकला था, पृथ्वी के तरह ही जो है भूरा था, पृथ्वी जैसे ही सुनहरा होने के कारण वो पृथ्वी के गर्भ से निकला था। एटना ज्वालामुखी के धुएं के साथ सिसिलियन जुलाई के दिन की चमकती धूप के कारण। लेखक के अनुसार वह सांप जो पृथ्वी के अंदर रहने के कारण पृथ्वी जैसा भूरा और सुनहला हो गया है, क्योंकि एटना के ज्वालामुखी के धुएं ने इस सिसिलियनी, जो कि लेखक का देश है, कि जुलाई के महीने की गर्मी ने उस सांप को ऐसा रंग दिया था। मतलब उस जुलाई के महीने की वजह से सांप को ऐसा रंग उसने दे दिया था। तो ये कवि जो है बताते हैं अपने देश के बारे में। The voice of my education said to me, he must be killed, for in the Sicily the black snakes are innocent and the gold are venomous। मेरी शिक्षा की आवाज़ ने मुझसे कहा, कवि को जो है उनके शिक्षा की आवाज़ ने उनसे कहा उसे अवश्य ही मारा जाना चाहिए, क्योंकि सिसली में काले सांप जो होते हैं, काले सांप निर्दोष होते हैं, और जो सुनहले सांप होते हैं सुनहले जो होते हैं विषैले होते हैं। लेखक को ऐसा शिक्षा मिली थी कि काले सांप में विष नहीं होता है। लेखक को ऐसा शिक्षा दिया गया था कि काले सांप में जो है विष नहीं होता है और सुनहला सांप विषैला होता है, जिसके कारण लेखक के अंतर आत्मा कहती है कि वह उस सांप को मार दे। लेखक की अंतर आत्मा कहती है कि उस सांप को क्या कर दे, मार दे। एंड वॉइसेज इन मी सेड, इफ यू वे अ मैन you would take a stick and break him now and finish him off, but must I confess how I liked him। मेरी अंतरात्मा की आवाज़ ने कहा, यदि तुम एक इंसान होते तो तुम एक छड़ी ले लेते और उसे तितर बितर कर देते और उसे समाप्त कर देते, लेकिन मुझे अवश्य मानना चाहिए कि मैंने उसे कितना पसंद किया।
देखते हैं। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट। हाउ ग्लैड I was he had come like a guest in quiet to drink at my water trough and departed peacefully, pacified and thankless into the burning bowls of this earth. मुझे कितना खुशी हुई कि वह शांति से अतिथि की तरह आया था मेरे पानी के नाद पर पानी पीने के लिए, और प्रस्थान करता है शांतिपूर्वक, मेल मिलाप से और अकृतज्ञता से इस धरती के दहकते हुए गर्म में बिल में। Was it cowardice that I dared not kill him? Was it a perversity that I longed to talk to him? Was it humility to feel so honored? I felt so honored. क्या यह बुद्धिजीवी कायरता थी कि मैंने उसे मारने की हिम्मत नहीं की? क्या यह सनकीपन थी कि मैं उससे बात करना चाहता था? क्या यह नम्रता थी इतना सम्मानित महसूस करने के लिए? आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैं बहुत सम्मानित अनुभव किया। येट दोज वॉइसेस, इफ यू आर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। कवि कहते हैं कि अगर तुम उससे डरते नहीं तो उसे मार दिए होते। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड। वास्तव में मैं डर गया था, मैं सबसे अधिक डरा हुआ था। But even so, honored still more, that he should seek my hospitality from out the dark door of the sacred earth. He drank enough and lifted his head dreamily as one who has drunken, and flickered his tongue like a fogged night on the air, so black, seeming to lick his lips, and looked around like a god unseen into the air, and slowly turned his head, and slowly, very slowly, as if thrice a dream, proceeded to draw his slow length curving round and climb again the broken bank of my wall face. देखिए, लेकिन फिर भी और भी अधिक सम्मानित महसूस कर रहा था कि वह मेरे जैसे मेहमानबाजी का तलाश करेगा। पृथ्वी के गुप्त अंधेरे दरवाजे सुराख बिल से बाहर उसने काफ़ी पानी पी लिया और अपने सिर को उठाया ख्यालों के साथ, जैसे कोई शराब पी रखा हो, और अपनी जीभ को फरफराया जैसे बिखरी हुई हो दो रातें हवा में बहुत ही काली। लेखक अनुसार जब वह सांप अपना जीभ जो बीच से फटा हुआ था को बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे अंधेरा रात हवा में फटी हुई हो। यहाँ लेखक सांप के जीभ की तुलना रात से किया है, क्योंकि उस सांप का जीभ और रात दोनों काली थी। अपनी होठ चाटते हुए दिखाई पड़ रहा था वो सांप, और एक भगवान की तरह चारों ओर देखा नाचीज हवा में, और धीरे से अपना सर पलटाया, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, मानो जैसे वो बेखबर हो, आगे बढ़ा चक्री काटने की धीमी गति में अपने घुमावदार शरीर के आसपास, और फिर चढ़ गया मेरे दीवार के सतह के टूटे हुए टीले पर। And as he put his head into that dreadful hole, और जैसे ही उसने अपना सिर उस भयानक छेद में डाला, and as he slowly drew up a snake easing his shoulders, और जैसे ही धीरे धीरे खींचा अपने कंधों को सांप की तरह और आगे प्रवेश किया,
A sort of horror or sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole. एक तरह की डर, एक तरह का विरोध उसे काले डरावने क्षेत्र में घुसने के खिलाफ, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after overcome me. Now his back was turned. जानबूझकर अंधेरे में जा रहे हैं और धीरे धीरे खींच रहा है खुद को उसके पीछे। मुझे इत्मीनान हो गया, उसका पीठ घूम गया था। आई लुक्ड राउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर। मैंने चारों तरफ देखा, मैंने अपना घड़ा जमीन पर डाल दिया। आई पिक्ड अप ए क्लमसी लॉग एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रो विद द क्लेटर। मैंने एक बेकार सा लट्ठा उठाया और इसे घुमाकर पानी के नाद में फेंक दिया शोरगुल के साथ। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम। मुझे लगता है कि इसने उसे चोट नहीं पहुंचाया। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड कन्फ्यूज्ड in an undignified haste, writhed like lightning and was gone into the black hole, the earth-lipped fissures in the wall front. लेकिन अचानक उसके शरीर का वह हिस्सा जो पीछे छूट गया था मर्यादाहीन तरीके से ऐंठ कर जल्दबाजी में बिजली की तरह मुड़ा और अंदर चला गया। अंधेरे बिल में सामने की दीवार पर बने जमीन की छेद में वो चला गया। At which in the intense still noon I stared with fascination. जिस पर दोपहर की गहरी धूप पड़ रही थी मैंने सम्मोहन के साथ देखा। And immediately I regretted it. I thought how paltry, how vulgar that a mean act. और तुरंत मैंने खेद प्रकट किया। मैंने सोचा कि कितना कमजोर, कितना अश्लील, कितना घटिया काम किया मैंने। I despised myself and the voices of my accursed human education. मैंने खुद को और मेरी शापित मानव शिक्षा की आवाज़ों को तुच्छ जाना। And I thought of the albatross and I wished he would come back my snake. और मैंने अपने अंदर की कमी के बारे में सोचा। And मैंने कामना किया कि वह वापस आएगा, मेरा सांप। For he seemed to me again like a king in exile, uncrowned in the underworld, now due to be crowned again. And so I missed my chance with one of the lords of life, and I have something to expiate a pettiness. क्योंकि वह और मैं कामना किया कि वह वापस आएगा मेरा सांप, क्योंकि वह मुझे फिर से एक राजा की तरह लग रहा था। निर्वासन में एक राजा की तरह, अधोलोक में अज्ञात, अब फिर से ताज पहनाया जाने वाला है। और इसलिए मैंने राजा में से एक के साथ अपना मौका गंवा दिया जीवन का। और मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। एक ओछापन मैंने काम किया, कितना ओछापन मैंने काम किया। तो यह पोएम जो है वो D.H. लॉरेंस के द्वारा शानदार पोएम है। इसका समरी देखते हैं। द पोएम द स्नेक बाय D.H. लॉरेंस इज अ स्टैरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्वायर्ड ह्यूमन एजुकेशन। द स्नेक कविता D.H. लॉरेंस द्वारा अधिग्रहित मानव शिक्षा की व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है। That demonstrate the shamefully act of human being who failed to show respect to a godly guest, a snake, जो कि मानव के शर्मनाक कर्म को दर्शाता है, जो एक ईश्वरीय अतिथि एक सांप का सम्मान करने में असफल रहा। The real owner of the earth who is confined himself to a hole in the earth for fear of man, धरती की असली मालिक जो मनुष्य के भय से खुद को धरती के छेद तक सीमित रखे हुआ है। The poet talks about the human education that prevailed in the Sicily, that believed that a snake, especially a golden one, is venomous and therefore should be killed. कवि सिसिली में प्रचलित मानवीय शिक्षा के बारे में बात करता है, जो मानता है कि एक सांप विशेष रूप से सुनहरा जहरीला होता है
और इसलिए इसे मारा जाना चाहिए। आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स हैव लर्नड प्रैक्टिकली नथिंग मोर देन टू इल ट्रीट हिज ऑनर्ड गेस्ट। आखिरकार मनुष्यों ने व्यवहारिक रूप से अपने सम्मानित अतिथि को वर्जित करने के अलावा कुछ और नहीं सीखा है। In this poem, the poet has exalted the values of primitive life and denounces the artificialities of modern civilized life. इस कविता में लेखक ने प्रायोगिक जीवन के मूल्यों को बढ़ाया है और आधुनिक सब जीवन के जो कृत्रिम चीज़ हैं को अस्वीकार कर दिया है। तो यह पोएम जो है बहुत ही शानदार पोएम है कि लोग कैसे बातें कुछ और करते हैं, समझदारी की बात करते हैं और अंततः जो है इतना तुच्छ काम कर बैठते हैं, सांपों को मार देते हैं। तो देखिए, जब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाया तो हमें सांपों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में जहरीले सांपों को मारना चाहिए, जैसा कि इस पोएम में कहा गया है। लेकिन यह जो पोएम है D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता है अगले एपिसोड में।